अब समाचार विस्तार से। यशस्वी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 856वीं जयंती के उपलक्ष्य में सम्राट पृथ्वीराज चौहान रंग भरो और गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देश की एकता और अखंडता की रक्षार्थ अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 856वीं जयंती के अवसर पर रंग भरो और गायन प्रतियोगिता का आयोजन वैशाली नगर में किया गया, जिसमें बच्चों ने देशभक्ति गीत गाकर सभी का मन मोह लिया और चित्र में रंग उकेर कर अपनी कला की प्रस्तुति दी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान देशभक्ति एकल गान प्रतियोगिता 3 वर्ग कक्षा 6 से 8 में प्रथम भविष्य टलियानी, द्वितीय अप्रिता और तृतीय स्थान पर मनवीर सोनेरी रही। वरिष्ठ वर्ग कक्षा 9 से 12 में प्रथम ध्रुव सारडा, द्वितीय तन्वी वैद्य और तृतीय स्थान पर वैष्णव जोशी और मधुश्री रहे। प्रतियोगिता में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के राज्याभिषेक के रेखाचित्र में रंग भरो प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें शहर के विद्यालयों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। माफ किया था, जिसका आज हम भुगत रहे हैं। और आज जाकर के आप बच्चों से एक ही बात कहूंगा और आपके पेरेंट्स को भी एक ही बात कहना चाहूंगा कि कौन कौन ने हाथ खड़े करके कह रहे हैं कि पृथ्वीराज स्मारक देखा है। लगभग सभी लोगों ने देखा है। और कौन कौन लोगों ने तारागढ़ जाकर के देखा है? बहुत कम लोगों की उपस्थिति है, लेकिन मैं आपको इस रजत जयंती वर्ष के ऊपर आओ, मैं आमंत्रित करता हूं। 29 तारीख को तो आप सब अपने अभिभावकों के साथ पधारें, सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक पर रजत जयंती वर्ष मनाएं। लेकिन उसी दौरान, उसी कालखंड के अंदर ये रजत जयंती वर्ष जब संपूर्ण होगा, जब हम तारागढ़ के ऊपर भी एक बार जाकर के वहां पे हमें भारत माता की जय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जय बोलेंगे, तब जाकर के हमारा सपना साकार होगा। ऐसा मेरा आपके बात में साधुवाद है। ये जो आप सड़क से देख रहे हैं, ये सड़क कोई अपने घर के सामने की नाली, लट्टू, सड़क सफाई सब मांगते हम नेताओं से, लेकिन किसी राजनेता ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की किले तक सड़क पहुंचाना अजमेर के लिए बहुत परम सौभाग्य की बात है कि किले तक की ऊंचाई को भारतवर्ष के अंदर, आजादी के बाद के अंदर इतनी ऊंचाई तक सड़क ले जाना बहुत बड़ा मैं कह सकता हूं कि इतना दुर्गम काम था कि रात दिन एक करके उन्होंने पहुंचाया। मैं उनको इस रजत जयंती वर्ष के अवसर पर मैं माननीय लखाव साहब को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के काम किए और अजमेर के अंदर सम्राट पृथ्वीराज चौहान को वह ऊंचाई, यदि कोई शासक होता, उनके घर के लोग होते तो किले पे अपना होटल बन चुकी होती, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का कोई वंशज नहीं है, इसलिए हम सब वंशज हैं। इसलिए आज इस पृथ्वीराज चौहान को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भारत माता की जय। हमारे सौभाग्य की बात है कि स्मारक का 25 वर्ष का ये हम लोग जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। ये स्मारक बनाने वाले अजमेर के अंदर जब यूआईटी हुआ करती थी, अभी एडीए है, एडीए से पहले यूआईटी हुआ करती थी, तो यूआईटी के समय पाया नहीं इस कार्य में मैं हुआ, परंतु मैं बाद जिस समय जुड़ा तो उसके साथ में जुड़ने के बाद मन में जो प्रसन्नता है, शायद मैं प्रसन्नता को आप लोगों के सामने नहीं बता सकता हूँ, परंतु ऐसी शख्सियत हम लोगों के बीच में है जिन्होंने उस पत्थर को उठवाने में, उसकी छोटे छोटे कार्य करने में, उस पहाड़ी को काट कर बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी, व्यक्तित्व की दृष्टिकोण से वो हमारे शहर के पूर्व उप महापौर होते हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी के शहर के महामंत्री हैं संपत साकला जी। मैं उन्हें आवाज दूंगा, बच्चों को जानकारी दें कि किस तरीके से इस स्मारक को बनाने में आपने इन सब चीजों को, कार्य को करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका की। निश्चित रूप से आपका आज का आगमन, मैंने बहुत निवेदन किया कि आप यदि आए, क्योंकि आप लोगों का प्रवास कहीं जाना था, मैंने कहा आप आएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों को जानकारी मिलेगी, उससे वो बच्चे प्रेरणा लेंगे। प्रतिभागियों को नमस्कार, और उनके साथ जो भी शिक्षकगण आए हैं उनको भी मेरा नमन। प्रतियोगिता के अंदर जितने भी प्रतिभागी आए थे उन्होंने पूरे जोर शोर से और बहुत मेहनत की है, पर कुछ बच्चे इस तरह के भी थे जिन्होंने बहुत अच्छा तो गाया था पर देखकर गाया था। प्रतियोगिता में कभी भी देखकर नहीं गाते हैं, क्योंकि ये तो प्रतियोगिता है ना, तो आगे से सभी लोग, क्योंकि हम याद करके अच्छे से
क्योंकि याद होगा तभी हम उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकेंगे। उसकी जो भावना है, जिस प्रकार वो गीत लिखा गया है, उसको व्यक्त कर सकेंगे। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने कराओके गाया था, कराओके पर गाया था, कराओके पर गाने के लिए आपको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कराओके जिसने गाया है, जिस सुर पे बना है, ज़रूरी नहीं है आप उस सुर को बीट करते हैं, ये आपका गला उसको बीट करता है। दूसरी बात, ताल में चलना। आपको पता होना चाहिए कि किस ताल का गीत है। ताल के बारे में ज्ञान होगा तभी आप उन ताल को उस ताल पर गा पाएंगे, ठीक है। तो सबने बहुत ही अच्छा गाया था और ऐसा है कि गाने के लिए सबसे पहले सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप पर्टिकुलर क्या करते हैं, अगर शब्द को हटा दिया जाए तो आप क्या गा रहे हैं, स्वर गा रहे हैं, और स्वर तो सीखने से ही आते हैं ना। ऑब्जर्वेशन से आप कुछ स्वर सही गा सकते हैं, पर जब तक आपको उस स्वर की पर्टिकुलर आवाज़ का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप उस स्वर को सही से नहीं गा पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही है कि आप संगीत ज़रूर सीखें और संगीत में भी शास्त्रीय संगीत ज़रूर सीखें, ठीक है। शास्त्रीय संगीत से ही आप सुगम संगीत को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो चंद्रवरदाई ने कहा कि मोहम्मद गौरी ये सम्राट हैं और तुम भी एक देश के शासक हो, सम्राट हो। हमारे सम्राट किसी की भी आज्ञा नहीं मानते, किसी का आदेश नहीं मानते, वे केवल बराबर वालों के अंदर की बात को सुनते हैं। इसलिए अगर तुम्हें इनका शब्द विधि बाण को सुनना है, देखना है, तो आप इन्हें आदेश दें, आप इन्हें आग्रह करें, तो यह शब्द विधि बाण को चलाएंगे। इसका मतलब नाबालिग के साथ सामूहिक दुराचार मामले में पॉक्सो न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को अंतिम सांस तक कारावास में रहने की सजा सुनाई। न्यायालय ने आरोपियों को 74,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है। 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची अपने माता पिता के साथ डेरे में सो रही थी और डेरे से अभियुक्तगण उस बच्ची को उठाकर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना घटित की। 7 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुराचार के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने अहम फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई। मामला ब्यावर शहर थाने का है। न्यायालय ने राजसमंद निवासी महेंद्र सिंह और कुशाल सिंह को दोषी मानते हुए 74,000 के अर्थदंड से दंडित भी किया। आरोपियों के खिलाफ 16 गवाह और 133 दस्तावेज पेश किए गए। देखिए, आज पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश माननीय श्री बन्ना लाल जी जाट द्वारा बहुत ही चर्चित मुकदमे के अंदर फैसला सुनाया है कि ब्यावर का एक बहुत ही चर्चित मामला था, जिसमें छोटी 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची अपने माता पिता के साथ डेरे में सो रही थी और डेरे से अभियुक्तगण उस बच्ची को उठाकर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना घटित की। पुलिस ने और उसी समय वहाँ पर गश्ती दल की गाड़ी जा रही थी और वो बच्ची रोती हुई जब माँ के पास आई तो माँ ने देखा कि उस बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उसके शरीर के कई जगह से खून आ रहा है। तो उस बच्ची को पुलिस गश्ती दल को सूचना की। गश्ती दल तत्काल प्रभाव से उस बच्ची को और उसके माता पिता को अस्पताल ले गए और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता 7 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही और डॉक्टर ने जो मेडिकल परीक्षण किया, उस मेडिकल परीक्षण के दौरान भी डॉक्टर की भी स्पष्ट राय यही कि पीड़िता के साथ फोर्सफुली जबरदस्ती तत्काल बलात्कार की घटना कारित हुई है। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करा। उसी दिन बच्ची के बयान कराए गए, उसी दिन मेडिकल कराया गया और उसी दिन की जो सीसी फुटेज थी ब्यावर उस क्षेत्र की, वहाँ की सीसी फुटेज के एकत्रित इन सीसी फुटेज से ये पता पड़ा कि आरोपीगण कुशाल सिंह और महेंद्र सिंह उस बच्ची को अपने स्कूटर पे बीच में बैठा कर ले गए और उसको एकांत जंगल में ले जाकर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और वापस उसके डेरे में छोड़ गए। कि आज माननीय न्यायालय ने हम अभियोजन पक्ष की ओर से हम लोगों ने 16 गवाह और 133 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए और माननीय न्यायालय ने दोनों अभियुक्त को शेष प्राकृतिक जीवन जीने तक अंतिम सांस तक की सजा से दंडित किया है और दोनों अभियुक्तों को
कुल मिलाकर 74,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने ये भी टिप्पणी की कि जिस प्रकार का ये घृणित अपराध कारित किया है, जिस प्रकार से समाज के अंदर एक गलत संदेश जाएगा अगर इस प्रकार के अभियुक्त आरोपी के साथ कोई नरमी का रूप अपनाया जाए, ऐसे व्यक्ति को अधिकतम से अधिकतम कठोर सजा से दंडित किया जाए। तीर्थ नगरी पुष्कर में स्वामी शंकराचार्य निशिलानंद जी महाराज के सानिध्य में 23 मार्च साधना और चिंतन शिविर का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर शंकराचार्य द्वारा युवा पीढ़ी को धर्म के प्रति जागरूक करने के संबंध में संस्कारित करने की बात कही गई। तीर्थ नगरी पुष्कर में स्वामी शंकराचार्य निशिलानंद जी महाराज के सानिध्य में 23वां साधना और चिंतन शिविर का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के प्रति भटकता जा रहा है, इसलिए हम हिंदू दूर होते जा रहे हैं। बच्चे भी आजकल संस्कारित नहीं हो रहे हैं। बच्चों को संस्कारित बनाएं और धर्म के प्रति उनको जागरूक करें। शंकराचार्य ने कहा कि भगवान की शरण में जाना भी एक प्रकार से धर्म होता है, इसलिए धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ें। धर्म को अपनाएं, हिंदू धर्म संगठित हो, एकजुट होकर धर्म के प्रति आस्था रखें, तभी हमारा देश भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग होना चाहिए। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू सिद्ध होते हैं। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता का परिचय देना चाहिए। मठ, मंदिर और तीर्थ हमारे धार्मिक आध्यात्मिक दुर्ग या किले हैं, ये विकृत न हो पावें, इसका ध्यान रखना चाहिए। चलता रहेगा यह तो। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है। विश्व स्तर पर उसका प्रसार होने पर पूरा विश्व इसके प्रति आस्थान्वित हो सकता है। अगर भारत स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देता है तो मॉरिशस आदि 15 देश विश्व के 1 वर्ष की अवधि में स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। विश्व में 204 देश हैं, उनमें 15 देश भारत की ओर प्रतीक्षा में हैं, बिल्कुल आस्थान्वित होकर भारत की ओर निहार रहे हैं कि भारत स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, ताकि 1 साल की सीमा में ही मॉरिशस इत्यादि भी हिंदू राष्ट्र के रूप में स्वयं को घोषित कर दें। ये शासन तंत्र पर निर्भर नहीं है। हम लोग जो लहर चलाते हैं उसके अनुसार शासन तंत्र को अनुगमन करने के लिए उत्सुक होना पड़ता है। जनता भी इसके अनुसार चलती है। शासन तंत्र की ओर हम निहारते नहीं, हमारा जो दायित्व उसका हम निर्वाह करते हैं। शासन तंत्र उसका। विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस वार्ता आयोजित कर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में बढ़ रहे अपराधों और हिंदू विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया। परिषद द्वारा इस संदर्भ में 16 मई को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एक सारी और क्रमबद्ध घटनाएं इस प्रकार हो रही है कि प्रश्न खड़ा हो गया कि हमारा अस्तित्व का क्या होगा। विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया गया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, साथ ही मंत्रियों के पुत्र भी आरोपों में लिप्त है। सरकार द्वारा लगातार हिंदू विरोधी कार्य किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद द्वारा 16 मई को धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इसके बाद भी अगर समाधान नहीं होता है तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। की प्रेस वार्ता एक विशेष कार्यक्रम की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए सभी पत्रकार बंधुओं को हमने निवेदन किया। जिस प्रकार से पूरे राजस्थान भर में कांग्रेस की जो सरकार है, अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार, इसने एक तरीके से जिस प्रकार हिंदुओं पर अत्याचार होते थे मुग़ल काल में औरंगजेब की सरकार द्वारा, ठीक वैसे ही अत्याचार इस सरकार ने विगत 2 वर्षों में इस प्रकार के अत्याचार किए। हिंदू अपने आप में राजस्थान में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने के लिए सोचने लग गया।
अनेक सारी और क्रमबद्ध घटनाएं इस प्रकार हो रही है कि ये प्रश्न खड़ा हो गया कि हमारा अस्तित्व का क्या होगा। करौली की घटना लीजिए आप, सारा जग जानता है जिस प्रकार के वीडियो वगैरह आए हैं उसमें, और सरकारी तंत्र के द्वारा पुलिस जो विभाग है उसके वीडियो आए हैं कि किन्होंने पहले से योजनाबद्ध तरीके से पत्थर छतों पर जमा कर रखे थे, पथराव किन्ने किया, लेकिन पुलिस गिरफ्तार किनको कर रही है? जो पीड़ित है उसी को गिरफ्तार किया जा रहा है। जोधपुर की घटना ले लीजिए, वो तो हिंदुओं का त्यौहार नहीं था, ईद के त्यौहार पर हिंदुओं पर किस प्रकार का अत्याचार किया गया। अलवर की घटना ले लीजिए, मंदिर सुरक्षित नहीं है, हमारे 30 त्योहारों को हम उल्लास के साथ नहीं मनाया जा रहा है। हम जैसे ही रामनवमी है, महावीर जयंती है और इस प्रकार के जुलूसों का करते हैं तो 144 लगाई जाती है, लेकिन जैसे ईद का और मुहर्रम का त्यौहार आते तो 144 नहीं लगती है। हमारे रैलियों को लगाने के लिए येन केन प्रकार वो रुक जाए, उसका सारा प्रकार ये षड्यंत्र रोकने का षड्यंत्र सरकार करती है। लेकिन जो एक तरीके से हिंसक संगठन है PFI, उसको जो केरल हाई कोर्ट ने कहा ये हिंसक लोग हैं, उनके जो रैली को कोटा के अंदर परमिशन मिल जाती है। ऐसे अनेक सारी घटनाएं हैं जिनके कारण विश्व हिंदू परिषद चिंतित भी है और क्रोधित भी है कि इस प्रकार का राजस्थान में हो रहा है। साथ ही एक तरफ जिस कांग्रेस की जो नेतृत्व करता है वो एक महिला है, उन्हीं की ही अध्यक्षा एक महिला होकर यहाँ राजस्थान में इस प्रकार के महिलाओं के विरुद्ध जिस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों से लगाकर और बड़ी महिलाओं पर जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं वो भी सोचनीय है। और केवल मात्र अपराधी नहीं, सरकार में शामिल लोगों के पुत्र भी अपराधी हैं। इस प्रकार के महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं, अशोक जी गहलोत मौन साधते हुए उनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। ऐसे सारे विषयों को लेकर विश्व हिंदू परिषद 16 तारीख को प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक सांकेतिक धरना ज्ञापन 10 से 12 धरना देगी और ज्ञापन देगी। शराब कारोबारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नाराजगी जताते हुए RSBCL के गोदाम पर प्रदर्शन कर ताले लगा दिए। RSBCL फेलियर हो चुका है, उसके पास प्रोडक्शन है ही नहीं, ठेकेदारों को परेशान किया जा रहा है। इस वजह से हमने आज शराब कारोबारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नाराजगी जताते हुए RSBCL के गोदाम पर प्रदर्शन कर ताले लगा दिए। कारोबारियों ने बताया कि शराब बिक्री के लिए सरकार के द्वारा माल उठाव के लिए परसेंटेज तय किए गए हैं, जिसके कारण उन्हें पूरी तरह से मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। इसी संबंध में विरोध स्वरूप अपनी मांगों को रखते हुए कारोबारियों ने ताले लगाए। RSBCL के डिपो पर आए थे। सरकार ने बोला था कि 60% अंग्रेजी और 40% बियर लेनी अनिवार्य करी थी, मगर ऐसा पॉलिसी में कहीं उल्लेख नहीं है कि हम 60% अंग्रेजी और 40% बियर लें, क्योंकि शराब IMFL में एक ही होती है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग लिकर। IMFL में गारंटी फिक्स है, उसमें कोई राशनिंग नहीं है। पर राजस्थान RSBCL कॉरपोरेशन द्वारा अभी उनके पास प्रोडक्शन नहीं है। RSBCL फेलियर हो चुका है, उसके पास प्रोडक्शन है ही नहीं, ठेकेदारों को परेशान किया जा रहा है। इस वजह से हमने आज RSBCL के डिपो पे तालाबंदी करी थी, बिलिंग रुकवाई थी। हमने विरोध प्रदर्शन किया उन ठेकेदार सभी के द्वारा, जिसकी वजह से जयपुर से अभी वापस आदेश निकले कि अब आपको अंग्रेजी शराब लेनी नहीं पड़ेगी, अब आप बियर भी कटवा सकते हैं। पर हमारी समस्या मुख्य ये है कि एक तो अभी गर्मी का सीज़न है, गर्मी के सीज़न में बियर की डिमांड ज़्यादा रहती है, खपत ज़्यादा रहती है। इस वजह से हमें प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और हमारे साथ माल ज़्यादा दिया जाए, हमारी गारंटी पूर्ति हो सके, वरना गारंटी पूर्ति बाकी रहेगी। फिर सरकार के ऊपर हम लांछन लगाते हैं कि हम उन्हें गारंटी पूर्ति नहीं करी तो आप ये माफ़ी दो, बट आप पहले से माल दो तो कोई माफ़ी क्यों मांगेगा। आज हम आबकारी अधिकारी महोदय से मिले, एडिशनल कमिश्नर साहब से मिले, ताकि समस्या से अवगत कराया सभी ठेकेदारों ने। अब हमारी गुजारिश है, हम मीडिया के माध्यम से यही चाहते हैं कि हम लोगों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेशानुसार अजमेर जिला प्रभारी ने समस्त विभागों के फ्लैगशिप के अंतर्गत रिव्यू की बैठक ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुसार अजमेर जिला प्रभारी ने समस्त विभागों की फ्लैगशिप के अंतर्गत रिव्यू बैठक ली। इस संबंध में प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर में बहुत ही अच्छे कार्य हो रहे हैं।
साथ ही मेडिकल और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में चर्चा की जा रही है। ग्रामीण विकास पंचायती राज के संबंध में भी समस्याओं के निस्तारण के लिए भी चर्चा की गई। आज हमने मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार राज्य में जितने भी डिपार्टमेंट्स की फ्लैगशिप स्कीम्स के रिव्यू के लिए मीटिंग रखी गई थी और ये पहली मीटिंग थी आज। और आई थिंक अजमेर ज़िला में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। कई स्कीम्स में हम अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट का मैंने काफ़ी डिटेल रिव्यू किया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, निरोगी योजना, इनकी बात की गई है और वुमेन एंड चाइल्ड के हैं। फूड एंड सिविल सप्लाईज़ की भी डिपार्टमेंट्स की स्कीम रिव्यू की गई हैं। कुछ जगह सुधार की भी गुंजाइश है और हमने कलेक्टर साहब को और सारे डीएलओज़ को बताया है कि हमें किस तरह से और जो गवर्नमेंट की मंशा है आम जन को सुविधाएं मिलें और जो इंटेंडेड फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स हैं वो मिलने चाहिए। और अजमेर ज़िला की चूँकि मैं प्रभारी हूँ और मैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग भी देख रही हूँ, तो हमने तय किया है कि एक तो हम प्लांटेशन प्लस चारागाह विकास और फार्म पॉन्ड्स जो अपने फार्मर्स की डबलिंग इनकम हो सकती है हमारे इससे, इन योजनाओं पे स्पेशल फोकस रहेगा और कन्वर्जेंस नेक्स्ट मीटिंग में हम रिव्यू करेंगे। और कलेक्टर साहब को भी मैंने कहा है कि प्लांटेशन के अच्छे टारगेट्स लिए जाएं ताकि और उस पर फलदार वृक्षों का ज़्यादा हम फोकस रहेंगे। नरेगा में ये अनुमत है, नरेगा में भी अच्छा काम चल रहा है। यहाँ पे अनुमत कार्य जो लाइन डिपार्टमेंट्स के कार्य किए जा रहे हैं, बट इस बार इंडिविजुअल स्कीम्स और बेनिफिट स्कीम्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे इसमें, ताकि लोगों को बेनिफिट ज़्यादा मिले और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पे भी करेंगे। बाकी आई थिंक महात्मा गांधी स्कूल की रिव्यू भी रखी थी, वो ठीक है, उनके जितने खुलने थे खुल चुके हैं और फैकल्टी की भी देख ली गई है। मेडिकल एंड हेल्थ में बहुत काम होना है। सबसे ज़्यादा फोकस अभी जो है सरकार का भी है मेडिकल एंड हेल्थ पे है, ताकि आम जन को निःशुल्क सारी बेनिफिट, अभी मैं जाऊंगी भी मेडिकल हॉस्पिटल का विजिट मैंने रखा हुआ है, तो उस पर थोड़ा मैंने CMHO साहब को कहा है कि चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन है, वैक्सीनेशन वगैरह की ठीक चल रही है उनकी, बट रजिस्ट्रेशन प्लस बेनिफिट जो होना है उस पर देखने की ज़रूरत है। प्लस जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के क्लेम्स हैं उनको भी हमें प्रोफाइलिंग करनी चाहिए, किस तरह के क्लेम्स पास हो रहे हैं, ताकि सही चीज़ हो और सही बेनिफिट पास ऑन हो। किशनगढ़ थाना क्षेत्र के उदयपुर कला गांव में खेत की रखवाली कर रहे किसान पर 2 युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से ग्रामवासी और परिजनों में आक्रोश छा गया। घटना के विरोध में परिजनों के साथ सांसद भागीरथ चौधरी धरने पर बैठ गए। प्रशासन की परिजनों को समझाइश के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। और वो किसान रखवाली कर रहा था खेत की, रंगलाल जी, तो उनके भाई उनके साथ थे, उनको गोली मार के हत्या कर दी। किशनगढ़ थाना क्षेत्र के उदयपुर कला गांव कुमारिया बेरा में खेत की रखवाली कर रहे किसान रंगलाल जाट की बाइक पर आए 2 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलते ही देर रात CO सिटी मनीष शर्मा और किशनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। किसान की हत्या के विरोध में ग्रामवासियों के साथ सांसद भागीरथ चौधरी और युवा नेता विकास चौधरी धरने पर बैठ गए। SDM परसाराम सैनी की लगातार समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। परिजनों और ग्रामवासियों ने शव को रखने के लिए डीप फ्रीज नहीं होने पर भी गहरी नाराजगी जताई। परिजनों की सहमति के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। कल रात 12:30-1 बजे के बीच में हमारे कुमारिया बेरा जो सिलोरा पंचायत में है, तो वहाँ के किसान रंगलाल जी की वहाँ के आसपास के निवासी जो नायक है, लूटने के हिसाब से, डकैती के हिसाब से वहाँ आए और वो किसान रखवाली कर रहा था खेत की, रंगलाल जी, तो उनके भाई उनके साथ थे, उनको गोली मार के हत्या कर दी। अभी तक मेरी डिप्टी साहब से बात हुई, अभी तक दोनों अपराधी फरार है, एक दूसरे को लाके दबाव के हिसाब से बैठा रखे हैं। हमारी ये मांग है कि किसान परिवार के साथ जब तक न्याय नहीं होता, उसकी 3 बच्चियों के जब तक भरण पोषण की जिम्मेदारी प्रशासन नहीं उठाता, जब तक वो एक्चुअल अपराधी पकड़ में नहीं आते, तब तक हम यहाँ अनिश्चितकाल धरने से बैठे हैं। हम तब तक बॉडी नहीं लेंगे। अब सारे परिवार के लोग हमारे साथ हैं और आज जिस प्रकार से इस किशनगढ़ क्षेत्र में दिन दहाड़े हत्याएँ हो रही है, दिन दहाड़े डकैतियाँ हो रही है, लूट रहे हैं, उस हिसाब से पूरे राजस्थान में अराजकता का माहौल है। कानून व्यवस्था यहाँ रही नहीं, कानून के नाम पे बिल्कुल यहाँ किसी कोई जिम्मेदार अधिकारी, अभी SDM साहब आए हुए हैं, हमारे से यहाँ मिले नहीं, आधे घंटे हो गए आए हुए।
इस हिसाब से जो प्रशासन का रवैया है वो एक नकारा और नकृष्ट है। हम जब तक इस परिवार के साथ न्याय नहीं होता हम यहाँ से। प्रदेश में आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पहले चरण में परीक्षा में सम्मिलित होने आए बाहर से अभ्यर्थियों ने परीक्षा पेपर को अच्छा बताया। परीक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पहले चरण की परीक्षा में सम्मिलित होने आए अभ्यर्थियों ने परीक्षा देने के बाद परीक्षा पेपर को अच्छा बताया। साथ ही अभ्यर्थियों ने कहा कि पेपर तो अच्छा हुआ है, बाकी रिजल्ट आने के बाद ही सिलेक्शन के बारे में तय हो पाएगा। अच्छा था, ठीक था 6 महीने से। अब तो रिजल्ट आने के बाद में पता चलेगा ना। कैसे? ठीक था टोंक से। चार महीने राजस्थान पुलिस का चिरौन से 4 महीने। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।